कर्नाटक के रेलवे स्टेशन पर फल बेचने वाले एक लड़के ने कैसे भारत के सबसे बड़े स्कैम को अंजाम दिया। उसने ये सब इतने शातिर तरीके से किया कि 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला होने के बाद भी आरबीआई को मजबूरी में ये सब लीगल मानना पड़ा। ये कहानी है अब्दुल करीम तेलगी की, जिसके नीचे 350 से भी ज्यादा MBA ग्रेजुएट्स काम किया करते थे। और ये भी कहा जाता है कि इस आदमी ने एक डांस बार में एक बार डांसर पर 90 लाख रुपए एक रात में ही उड़ा दिए थे और उसे रातों रात देश की सबसे अमीर बार डांसर बना दिया था। भारत के 25 राज्यों में 52 बिल्डर्स, 48 बैंक्स और 61 कंपनी के साथ मिलकर एक मजबूत नेटवर्क बना लिया था। इस बंदे ने इंडियन जुडिशरी को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं रिव्यू रिएक्शन वाला। दोस्तों, स्कैम की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले हर्षद मेहता के ऊपर बनी वेब सीरीज स्कैम 92 तो आप सबने देखी होगी, जहां हर्षद मेहता ने 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। लेकिन स्कैम 2003 स्कैम 92 का अपडेटेड वर्जन है, जिसमें 5,000 करोड़ का नहीं बल्कि उसका 6 गुना 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। हर्षद मेहता स्कैम 92 वेब सीरीज के अपार सफलता के बाद वो स्कैम 2003 को OTT पर दिखाने जा रहे हैं। स्कैम एक ऐसी फ्रेंचाइजी बन चुकी है जिसका नाम इंडियन OTT की टॉप फ्रेंचाइजी में आता है। अब्दुल करीम तेलगी की वजह से पूरे देश को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। जब इस बंदे की गिरफ्तारी हुई थी तब इस बंदे ने कई सारे पॉलिटिशियन के साथ साथ कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स के भी नाम लिए थे। Politicians are the backbone of the business. बंदे ने कई सारे लोगों की पोल खोल कर रख दी थी और उस टाइम ये बंदा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि इसने ये तक बोल दिया था कि इस गेम में मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरी तरह और भी कई लोग आते रहेंगे। अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा, नया कुछ नहीं है, ओनली पर्सन से चेंज। तो कौन है अब्दुल करीम और किस तरह से उसने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया था, तो आइए थोड़ा डेप्थ में घुसते हैं। तो दोस्तों, अब्दुल करीम तेलगी का जन्म सन 1961 में कर्नाटक के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट के खानपुर में हुआ था। अब्दुल के पिता की जॉब इंडियन रेलवे में थी और उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम पर ठीक ठाक थी। लेकिन जब अब्दुल केवल 7 साल का था तो उसकी पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरीके से बिगड़ गई। ऐसे में अब्दुल और उसके दोनों भाइयों की मजबूरी बन गई थी कि वो काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करे और वो रेलवे स्टेशन पर सब्जियों और फलों का ठेला लगाने लगा। अब्दुल पढ़ने में काफी तेज था और उसने बीकॉम की डिग्री कर्नाटक के किसी कॉलेज से प्राप्त की और उसे आसानी से जॉब भी मिल गई। लेकिन इस बंदे को इतना अमीर होना था कि वो लाइफ में हर ख्वाहिश पूरी कर सके, पर ये बंदा बहुत ही ज्यादा आलसी बिहेवियर का था और इसी आलसी बिहेवियर की वजह से ये बंदा नौकरी में ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। इसके बाद उसके कुछ दोस्त सऊदी अरब में रहते थे तो वो उनके पास सऊदी अरब चला गया और अब्दुल वहाँ 7 साल तक रहा और वहाँ उसने अच्छा खासा पैसा भी कमाया। सऊदी अरब में रहकर उसने एक चीज को नोटिस किया कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट पूरा ना होने की वजह से वो सऊदी अरब जाना तो चाहते हैं लेकिन वहाँ पहुंच नहीं पाते। तब उसने वापस आकर अरेबियन मेट्रो ट्रेवल नाम से एक एजेंसी खोली। ये कंपनी उनको टारगेट बनाती थी जो लोग सऊदी अरब जाना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बंदा उनके फर्जी पासपोर्ट बनाकर उन्हें सऊदी अरब भेजता था। लेकिन फिर वो एक दिन पकड़ा जाता है और पुलिस के हाथ भी लग जाता है और 1991 में जेल भी जाता है। फिर वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक और बड़े घोटालेबाज से जिसका नाम है राम रतन सोनी और उसी से अब्दुल ने स्टाम्प पेपर का पूरा धंधा सीखा और जेल से बाहर आकर इसने फेक स्टाम्प पेपर का वो घोटाला किया। और ये घोटाला इतना बड़ा था कि आरबीआई को मजबूरी में कहना पड़ा कि अनजाने में इसके फेक स्टैम्प के कागज लेने वाले सभी लोगों के पेपर लीगल होंगे। ये घोटाला जाली नोट का नहीं था, ये घोटाला था जाली स्टैम्प पेपर का। इसने हर लीगल एग्रीमेंट पर लगने वाले सरकारी स्टैम्प की फेक कॉपी इतने शातिर तरीके से बनाई जिसे कोई भी ना पहचान पाए। इसके खुलासे के दौरान पता चला कि इसने सबसे पहले घूस के जरिए स्टाम्प पेपर के लाइसेंस हासिल किए। फिर इसने इंडियन प्रेस सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से वो मशीनें खरीदी जो वहाँ खराब हो चुकी थी और जिनकी नीलामी होती थी। उसने नीलामी में इन प्रेसों की महंगी बोली लगाकर कम से कम 30 से 40 प्रेस खरीदी और फिर उसी प्रिंटिंग प्रेस के एक ऑफिसर को घूस देकर उसने इस मशीन को सही करवाया और फिर इसने चालू किया फेक स्टैम्प पेपर बनाने वाला वो काला धंधा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब एक फेक स्टैम्प से भरा ट्रक बेंगलोर में पकड़ा जाता है। वहाँ से अब्दुल करीम तेलगी की उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है और ये बंदा वहाँ से फरार हो जाता है और बाद में इसको अजमेर शरीफ के दरगाह के पास गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी बीच इस केस से संबंधित अधिकारी की एक संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है और फिर केस पहुँचता है सीबीआई के हाथ में, जहाँ अब्दुल के 120 बैंक अकाउंट होने का खुलासा होता है। इसने खुद बताया कि इस बंदे के पास इतना पैसा था कि इसको खुद नहीं पता कि इसके पास कितना पैसा है। सीबीआई ने जब
इसका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया तब इसने कई पॉलिटिशियन और बॉलीवुड एक्टर्स के नाम लिए। फिर इसको 2006 में जेल होती है और 2017 में ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से जेल में ही इसकी मौत हो जाती है। कोर्ट में इसके वकील द्वारा ये दावा किया जाता है कि उसके क्लाइंट की मौत नेचुरल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर्षद मेहता की तरह ही तेलगी और भी नेताओं के नाम लेने वाला था। अब इसी कहानी को स्कैम 2003 की वेब सीरीज में दिखाया जाएगा। तो क्या ये सीरीज भी स्कैम 92 की तरह एंगेजिंग होगी? वैसे हो भी सकती है क्योंकि इसे भी हंसल मेहता ही बना रहे हैं। वैसे इसमें स्कैम 92 वाला वो ही BGM यूज किया गया है। टॉपिक स्कैम से रिलेटेड है तो सोर्स भी काफी डेप्थ में जाकर नापे जाएंगे। बाद बाकी कैसी है ये सीरीज, क्या है इसमें, क्या दिखाया है इसमें, ये सारी चीज जानने के लिए हमें ट्रेलर का इंतजार करना पड़ेगा। तो आपको कैसी लगी अब्दुल करीम तेलगी की ये कहानी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करते जाना और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।